सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफी दिनों के बाद मैं दिख रही हूँ आप सबको। आई नो बहुत ज्यादा आपका इंतजार करवाया मैंने। आई एम रियली सॉरी, बट आप सब जानते हैं, अगर आप मेरे व्लॉग वाले चैनल में फॉलो करते हो तो आप सब जानते हो कि आई जस्ट शिफ्टेड टू अ डिफरेंट प्लेस, इसलिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। 2 वीक से वीडियो नहीं आ रहा था। फाइनली मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन अब कोई अड़चन नहीं है। एंड इधर उधर थोड़ा बहुत साउंड्स तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड प्रूफ स्टूडियो तो मेरा है नहीं, नॉर्मल रूम है भाई, तो नॉर्मल रूम में ही शूटिंग चलता रहेगा। देखो जरा ध्यान से, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड। एक बात बताओ, अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक पढ़ा है कि रिवर ने क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनाए हैं, ग्लेशियर ने क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनाए हैं। तो आप जानते हो कि रिवर जब भी कोई लैंडफॉर्म बनाता है तो हम फ्लूवियल शब्द का यूज करते हैं। ग्लेशियर जब भी कोई लैंडफॉर्म बनाता है तब हम ग्लेशियो शब्द का यूज करते हैं। और विंड जब भी कोई लैंडफॉर्म बनाएगा बेटा, हम यूज करेंगे शब्द एओलियन। एलियन नहीं, एओलियन। ठीक है? तो विंड के द्वारा लैंडफॉर्म्स जो बनाई जाती है उनको हम एओलियन लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, विंड अपना मैक्सिमम असर कहां पे दिखाएगा? कहां पे विंड का सबसे ज्यादा असर दिखेगा? देखो, विंड भी एक नेचुरल एजेंट है, वो भी वही सारे काम करेगा जो एक रिवर करता था, जो ग्लेशियर करता था। मतलब कौन से काम? मतलब कि घिसना, ट्रांसपोर्ट करना, डिपॉजिट करना, विंड भी वही काम करेगा। लेकिन विंड का असर कहां ज्यादा देखने को मिलेगा? तो तुम बोलोगे कि विंड का दीदी असर वहां ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पे जमीन नंगा पड़ा है। नंगा पड़ा है मतलब जमीन है, और अगर जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली जमीन है बस, और उसके ऊपर का मिट्टी भी बहुत ढीला ढीला सा है, तो जब हवा बहेगा तो बहुत ज्यादा ही वो अपना एक्टिविटीज कर पाएगा, फिर उसका दबदबा ज्यादा होगा। आप सोचो, अगर आपके पास सरफेस है, सरफेस पे आपने पेड़ पौधे घर वगैरह बना रखे हैं, तो फिर नीचे का सरफेस इतना ज्यादा हवा से बातचीत ही नहीं कर रहा ना, तो हवा उसको घिसेगा कैसे? लेकिन अगर आपने इस पे कुछ भी पेड़ पौधे वगैरह नहीं लगा रखे हैं, तो आराम से विंड इसके ऊपर वाले सरफेस को घिस पाएगा, घिसने के बाद ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, फिर कहीं डिपॉजिट भी करेगा। तो आप बोलेंगे कि दीदी, जो विंड होता है उसका मैक्सिमम असर हमको देखने को मिलेगा सूखा इलाका में। सूखे इलाका को हम एरिड रीजन्स भी कहते हैं। ड्राई एरियाज को हम एरिड एरियाज या एरिड रीजन्स भी कहते हैं। सिंपल भाषा में दीदी आप बताइए ना, डेजर्ट्स। समझ में आ रहा है? तो डेजर्ट वाले इलाका में चूंकि ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, ज्यादा लोग वहां नहीं रहते, ज्यादा घर वगैरह नहीं वहां पे बने होते, तो वहां पे विंड का एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो विंड क्या क्या एक्टिविटी करेगा? वही सारे एक्टिविटी करेगा भैया, इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। इरोशन जो करता है विंड, उसके भी कई सारे टाइप्स हैं। तो आओ जरा ध्यान से समझते हैं विंड के द्वारा जो इरोशन होता है उसके कितने टाइप्स हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ इरोशन बाय विंड। तो सबसे पहला है, एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स। ओके, सबसे पहला है अब्रेशन। जो बच्चे रिवर का चैप्टर पढ़ के आए हैं उनको ऑलरेडी पता है कि अब्रेशन का मतलब क्या होता है। वेरी गुड। फिर उसके बाद अट्रिशन, और उसके बाद डिफ्लेशन। तो तुम बोलोगे, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़े हैं, मेरा पिछला वीडियोस देखे हैं, वो कहेंगे दीदी अब्रेशन और अट्रिशन तो शब्द सुना सुना है, डिफ्लेशन बस हमारे लिए कुछ नया सा है। बिल्कुल। अब्रेशन क्या था? रिवर में जो तुमने पढ़ा था, विंड में भी सेम कंसेप्ट है, बस बातें अलग होंगी। विंड नेचुरल एजेंट डिफरेंट है, बट उसका काम रिवर के तरह ही है ना, घिसने का काम। तो देखो क्या,
अब्रेशन तुमने रिवर चैप्टर में कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर ये रिवर है और ये है रिवर बेड, तो रिवर अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेके आ रहा है, उस कंकड़ पत्थर को वो जमीन पे जब घिसता है, जमीन पे जब वो रगड़ खाता है, तो उससे जमीन रिवर बेड पे कुछ दरारें पैदा हो जाती हैं, रिवर बेड इरोड हो जाता है, हाँ या ना। वैसे ही विंड में भी सेम बात है। विंड जो उड़ रहा है, उस उड़ते हुए विंड में भी कुछ छोटे मोटे बड़े छोटे पत्थर है। उस उड़ते हुए, तुमको यहां नहीं नजर आ रहा है भाई, यहां तो क्लियर है। तुम डेजर्टिक एरियाज में जाओ, रेगिस्तान वाले इलाके में जाओ, वहां पे थोड़े थोड़े बड़े छोटे पत्थर उड़ रहे हैं। ये बड़े छोटे पत्थर जब जमीन से टकराते हैं तो वो जमीन को घिसते हैं। इसको हम कहते हैं अब्रेशन। इंग्लिश में बोलिए। सो दी स्मॉल और मीडियम साइज्ड रॉक पार्टिकल्स which are carried by the wind when collide with the surface, it erodes the surface. This type of erosion is called abrasion. Clear हुआ? Attrition तो और महान इजी है। तुम बोलोगे दीदी रिवर अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लाता था वो आपस में भी तो टकराते थे, आपस में टकरा के ये चकनाचूर हो जाते थे। ऐसे टाइप के इरोशन को हम अट्रिशन कहते थे, रिवर वाले कंसेप्ट में पढ़ा था। विंड में भी सेम है। विंड जो हवा बह रही है वो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर ला रही है, वो कंकड़ पत्थर भी आपस में टकराएंगे और छोटे छोटे हिस्सों में अपने आप को तोड़ देंगे। ये भी एक टाइप का इरोशन है जिसको हम अट्रिशन कहते हैं। तो अब्रेशन और अट्रिशन में फर्क क्या था? अब्रेशन मतलब कि वो छोटे मोटे पार्टिकल्स सरफेस के साथ टकरा के सरफेस को घिस देते हैं, और अट्रिशन मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स खुद से टकरा के खुद को ही तोड़ देते हैं। समझ में आया? अब कुछ नया है, डिफ्लेशन। क्या होता है ये डिफ्लेशन? इसको मैं रिवर के साथ लिंक नहीं करूंगी क्योंकि रिवर में पढ़ा ही नहीं था भाई। डिफ्लेशन विंड का पार्ट है। तो देखो क्या होता है। मान लो जमीन है, रेगिस्तान इमेजिन करो, अपने हेड में एक अच्छा सा एक रेगिस्तान इमेजिन करो, ऊंट वगैरह चल रहे हैं, ऐसा कुछ इमेजिन करो। इस रेगिस्तान में बच्चों ऊपर का लेयर सैंड का होगा, काफी मोटा परत होता है सैंड का, बालू का। तो जब विंड बहेगा तो अपने साथ इस सैंड को भी उड़ा के लेके जाएगा। उड़ा के लेके चले जाने को भी तो इरोशन ही कहेंगे क्योंकि वहां का सैंड ही हट गया, तो वो भी एक टाइप का इरोशन हुआ। मतलब तुम ऐसा समझो यहाँ पे सैंड था और विंड लगातार यहां से ब्लो होते होते सैंड उड़ा के लेके चला गया, यानी कि एक दरार क्रिएट करके चला गया। इस दरार का नाम क्या है ये अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये विंड का जो आदत है कि वो जब बहता है तो छोटे मोटे जो सरफेस हैं, जो ढीले से सरफेस है, उसको उड़ा के लेके चला जाना, इसी को कहते हैं डिफ्लेशन। इंग्लिश में बोले तो when the wind blows in arid or dry areas, it blows away the sand particles. This type of erosion is called deflation. समझ में आया? बहुत ज्यादा हार्ड था? बिल्कुल नहीं दीदी, कहां से हार्ड हो गया, है ना? अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिवर में भी पढ़ा था। देखो विंड जिस चीजों को इरोड करके घिस के लाया है वो उसके ले जाने का भी तरीका है। कैसा कैसा तरीका है? अगर विंड है और विंड छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स को अपने साथ, क्योंकि ये इतने ज्यादा टाइनी है, बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है कि ये आराम से विंड के साथ ही उड़ उड़ के जा रहे होते हैं, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो विंड के साथ उड़ते हुए ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं सस्पेंशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सस्पेंशन का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे जब विंड अपना छोटा मोटा पार्टिकल्स जो होता है वो अपने साथ ही उड़ाते हुए लेके जाता है, क्योंकि वो इतने लाइट वेटेड है कि वो आराम से उड़ते हुए जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। क्लियर है? सॉल्टेशन क्या होता है दीदी? रिवर चैप्टर में पढ़ा है तुमने। सॉल्टेशन बोले तो अगर मीडियम साइज के पत्थर है, अब मीडियम साइज के पत्थर उड़ते हुए तो जा नहीं रहे, जब मीडियम साइज के पत्थर जमीन पे ऐसे जंप करते करते आगे बढ़ते हैं, मतलब जंप कर रहे हैं और आगे को बढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं सॉल्टेशन। मतलब कुछ ऐसे इमेजिन करो, ये जमीन है,
और ये मीडियम साइज के पत्थर विंड के बहुत ज्यादा बहने के कारण ये जंप करते करते आगे को बढ़ रहे हैं, होता है ना, जंप कर करके आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं सॉल्टेशन। और ट्रैक्शन का मतलब क्या है दीदी? ये भी तो सुना हुआ टर्म है। ट्रैक्शन का मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर है कि ये जंप नहीं कर सकते, है ना। मैं बहुत बचपन में जब मैं पतली थी ना बाबू, तो मैं ना आराम से यूं ना से उछल उछल के कहीं भी चले जाती थी, बहुत तेज भागती थी, उछलती भी थी, बहुत ऊंचा उड़ती थी, उड़ती क्या थी, बहुत ऊंचा जंप कर पाती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मोटी होते गई वैसे वैसे इतू सा मेरा पैर जो है हवा में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, तुरंत मेरे को ग्रेविटी खींच लेता है नीचे। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैक्शन का मतलब बड़े बड़े पत्थर जो है वो जंप करके नहीं जा सकते, और विंड के पास इतना ताकत नहीं है कि बड़े पत्थर को अपने साथ उड़ाते लेके जा रही है। ये तो मतलब आंधी जैसा विंड है क्या। तो ये बड़े बड़े पत्थर जमीन पे घिसते घिसते जाते हैं, मतलब जाना चाहते नहीं लेकिन ऐसे घिस घिस के जा रहे, घिस घिस के जा रहे। ये जमीन पे ऐसे घसीटते हुए जो पत्थर जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं ट्रैक्शन। फिर से एक बार समझाइए, समझो। सस्पेंशन यानी इतने लाइट लाइट पत्थर है कि हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सस्पेंशन कहते हैं। सॉल्टेशन यानी दीदी मीडियम साइज के पत्थर है, मीडियम साइज के पत्थर जो है वो उड़ते हुए तो जा नहीं पा रहे, तो वो जंप करते करते जा रहे हैं, इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम सॉल्टेशन कहते हैं। और ट्रैक्शन यानी दीदी ये बड़े बड़े पत्थर है, ये ना ही जंप कर सकते हैं ना ही उड़ते हुए जा सकते हैं, इसलिए घसीटते घसीटते जा रहे हैं, और ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रैक्शन। क्लियर हुआ? आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। यस। अब मैं थोड़ा सा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्कस कर देती हूँ, फिर ये वीडियो एंड करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स देख लेंगे अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ से एमसीक्यूज आता है। इनफैक्ट जब मैंने सिलेक्शन का एग्जाम दिया था अपने स्कूल में, प्री बोर्ड्स का एग्जाम, तब इसमें से मैम ने क्वेश्चन भी दिया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के लिए। एक बोल सकते हैं एक हॉट टॉपिक है ये। डेजर्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। डेजर्ट्स 3 तरीके के होते हैं, आपके बुक में सिर्फ 3 ही दिए, 3 याद रखो। एक होता है सैंडी डेजर्ट, नाम से ही पता चल रहा है ना, सैंड वाला, बालू बालू वाला। दूसरा होता है स्टोनी डेजर्ट, थोड़ा सा छोटे मोटे कंकड़ पत्थर वाला। और तीसरा होता है रॉकी, बड़े बड़े चट्टानों वाला। उसमें आपको बालू ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, चट्टान जैसे देखने को मिलेंगे, काफी हार्ड रॉक्स टाइप के, और वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे की भी आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो जो सैंडी डेजर्ट होता है उसको हम कहते हैं अर्ग, सहारा में, कोम, टर्की में। तो आप एग्जाम से एक दिन पहले लेके मत बैठ जाना कि एक दिन पहले मैं सारा रट लूं, नो। आप एक दिन में एक ही याद करो भाई, लेकिन हमेशा के लिए याद रहे। तो सहारा में सैंडी डेजर्ट को अर्ग कहते हैं, और टर्की में कोम कहते हैं। स्टोनी डेजर्ट को रेग कहते हैं अल्जीरिया में, और सेरिल कहते हैं इजिप्ट एंड लिबिया में। रेग कहते हैं अल्जीरिया में, और सेरिल कहते हैं इजिप्ट एंड लिबिया में। और रॉकी डेजर्ट को हम हमादा कहते हैं सहारा में। क्या कहते हैं? हमादा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल आया। तो ये आपका वीडियो काफी छोटा है, आई नो, बट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपको कि मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी, तो कहीं से भी ऐसा मत फील करना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। तो वो टॉपिक मैंने कराया है, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ हर एक टॉपिक को वीडियो में कवर करने का, जो कि आई थिंक मैंने सक्सेसफुली किया है, और काफी दिनों बाद शूट कर रही हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है तुम लोगों से वापस बात करके, पढ़ा के दोबारा से। तो इसको आराम से पढ़ो, नोट्स बनाया करो। और एक बच्चे ने मुझसे ज्योग्राफी का नोट्स भी मांगा था, लेकिन मैं उसको सेंड नहीं कर पाई बिकॉज शिफ्टिंग के कारण आई डोंट नो वो कॉपी मेरा कहाँ चला गया। तो मैं दोबारा से नोट्स लिखूंगी। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने एक तो खोला है, तो टेलीग्राम लिंक मैं अपने इंस्टा के बायो में दे दूंगी, आप वहां से प्लीज कनेक्ट कर लेना।